नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। सऊदी अरब से बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 42 भारतीयों की मौत की आशंका बताई जा रही है। ये दुर्घटना उस समय हुई जब तीर्थयात्रियों से भरी बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई। बताया जा रहा है ये बस मक्का से मदीना की ओर जा रही थी जब रात करीब सऊदी अरब के समय के हिसाब से 12 बजे ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बस में अधिकतर यात्री तेलंगाना राज्य के थे, जिसमें 42 भारतीय लोगों की मौत की आशंका है और काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सामने आ गई है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए नेतृत्व वाले राज्यों के सीएम शामिल हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। एनडीए ने 245 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, जिसमें भाजपा को 89, जेडीयू को 85, एलजेपी रामविलास की पार्टी को 19 और अन्य सहयोगियों ने 9 सीटें जीती हैं। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के भीतर बड़ा राजनीतिक और पारिवारिक भूचाल आ गया है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर ये विवाद अब खुलकर सामने आ चुका है, जिसमें तेजस्वी यादव की टीम को सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पार्टी की सीटें 75 से घटकर 25 होने के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन 15 नवंबर को ये तनाव तीखी बहस में बदल गया। सूत्रों के अनुसार लालू और राबड़ी देवी चुनाव अभियान में तेजस्वी की टीम के कामकाज से नाराज थे। रिजल्ट आने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी को सीधे तौर पर कहा कि उनकी हार के लिए संजय यादव और उनकी पूरी टीम जिम्मेदार है। तेजस्वी ने इस आरोप को खारिज किया, लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। रोहिणी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि वे पूरी तरह संजय यादव के इशारों पर चलते हैं और इसीलिए हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि संजय के साले सुमित और तेजस्वी का निजी सहायक क्यों बनाया गया। विवाद तब और बढ़ गया जब रोहिणी ने संजय के नजदीकी रमीज और अदनान के हस्तक्षेप पर भी आपत्ति जताई। माहौल इतना गर्म हो गया कि परिवार के सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने गुस्से में रोहिणी पर चप्पल तक उठाने की कोशिश की। इस पर मीसा भारती ने बीच बचाव किया। रोहिणी तुरंत घर छोड़ने लगी, लेकिन राबड़ी देवी ने उन्हें रोक लिया। अगले दिन वह दिल्ली चली गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को एक नया समन जारी किया है। ईडी ने अनिल अंबानी को समन जारी कर आज बैंक फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को 14 नवंबर को फिर से तलब किया था। सूत्रों ने बताया कि पिछले समन के जवाब में अनिल अंबानी ने शुक्रवार को ईडी के सामने वर्चुअल रूप से पेश होने का प्रस्ताव रखा था, जिसे जांच एजेंसी की ओर से ठुकरा दिया गया था। लखनऊ में चल रहे उत्तराखंड महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर विशेष रूप से बल दिया कि संकट के दौरान यही लोकगीत कला और लोकगीत इतिहास को संरक्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के कई गौरवशाली क्षण हैं, जिसे विदेशी इतिहासकारों ने शरारत्न भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ नहीं जोड़ा। ऐसे में भारत के गौरव व गरिमा से जुड़े हुए
पन्नों को सहेजने का काम लोक गायन व परंपरा के माध्यम से हमें सुनने देखने को प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में आयोजित 10 दिवसीय ऐतिहासिक उत्तराखंड महोत्सव 2025 में लोक संस्कृति के संरक्षण का आह्वान किया और दोनों राज्यों के बीच कई अवसरों को साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। अफ्रीकी देश दक्षिण पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। लुआलाबा प्रांत की एक कोबाल्ट खदान में अस्थायी लकड़ी का पुल टूट गया, जिससे भीतर काम कर रहे वाइल्ड कैट यानी अवैध रूप से काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में नीचे गिर गए। ये हादसा इतना भयानक था कि खदान के भीतर कई शव दिखाई भी नहीं दे रहे थे। अधिकारियों के अनुसार 32 लाश निकाले जा चुके हैं और बचाव दल लगातार और लोगों की तलाश में लगा हुआ है। बारिश के कारण खदान पहले से ही पानी में डूबी हुई थी। ऐसे में मलबे में फंसे खनिकों को निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। प्रांतीय गृह मंत्री रॉय कॉम्बो मायांडे ने कहा कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोगों का अब भी पता नहीं चल सका है। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने नए नेतृत्व को पंचमुखी नेतृत्व बताया है, जो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का पदभार ग्रहण करने के बाद अब 2027 की तैयारी में जुट चुका है। लेकिन वहीं गुटबाजी के चलते लगातार सवालों में रहने वाली कांग्रेस पर एक बार फिर से बीजेपी नेताओं ने निशाना साधा है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी का कहना है कि गुटबाजी में बटी कांग्रेस नए नेतृत्व में भी एकजुट नजर नहीं आ रही है। केवल दिखाने के लिए सब साथ नजर आ रहे हैं, जो कुछ ही समय बाद एक दूसरे की टांग खींचते नजर आएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। कांग्रेस इस जोश को, इस नेतृत्व को 2027 के लिए शुभ संकेत मान रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि ये पंच नाम का नेतृत्व कमाल करेगा और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और जनता की उम्मीदों को कांग्रेस पूरा करने का काम करेगी। नए जोश के साथ उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम ने पदभार ग्रहण करने का काम किया है, जहां एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस मुख्यालय के मंच तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ नजर आई है। लेकिन इस भीड़ को 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान वोट में तब्दील करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। कांग्रेस अपने नए नेतृत्व को पंचमुखी करार दे रही है, जिसके नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं इन सबके बीच सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की तैयारी भी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से हो चुकी है। प्रेमनगर से पांवटा साहिब तक बन रहे नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य इन दिनों लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हाईवे पर जगह जगह अधूरा काम पड़ा है, लेकिन निर्माण कंपनी शाम ढलते ही बिना उचित बैरिकेडिंग और सेफ्टी अरेंजमेंट के साइट छोड़ देती है। जहां काम रुका होता है वहां ना तो डिवाइडर लगाए जाते हैं और ना ही रेडियम टेप, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को दूर से खतरे का अंदाजा तक नहीं लग पाता। कुछ दिन पहले देहरादून आरटीओ टीम ने पचवादून क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान हाईवे कंपनी को सख्त निर्देश दिए थे कि निर्माणाधीन हिस्सों पर स्पष्ट बैरिकेडिंग, डिवाइडर और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके बावजूद कंपनी स्थिति सुधारने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है और लोगों की जिंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। बीती देर रात सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के ठाकुरपुर में इसी लापरवाही का एक और उदाहरण देखने को मिला। निर्माण कार्य बीच में रुका होने और डिवाइडर न लगे होने के चलते एक बाइक सवार युवक और एक महिला हादसे का शिकार हो गए।
घायल युवक को स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत सुबार्ती अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अधूरे हाईवे की वजह से ऐसे हादसे कई बार हो चुके हैं। देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शिमला बाईपास स्थित महाराजा ढाबे के बाहर खड़ी एक जाइलो कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये कार पूरी तरह जलकर राख में बदल गई। नकारी के मुताबिक पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से आए कुछ लोग देर रात भोजन के लिए महाराजा ढाबे पहुंचे थे। उन्होंने अपनी जाइलो कार ढाबे के बाहर पार्क की और खाना खाने के लिए अंदर चले गए। उसी दौरान अचानक कार से धुआं उठना शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ढाबे के कर्मचारियों ने मौके पर उपलब्ध फायर सेफ्टी सिस्टम की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। लखीसराय जिले के पुलिस कप्तान अजय कुमार के दिशा निर्देश पर कल दोपहर मिनी गन फैक्ट्री का उद्वेन किया गया। छापामारी के दरमियान कई आधुनिक हथियार एवं बनाने वाले औजार जब्त किए गए और सूचना को सत्यापन को लेकर लखीसराय के डीएसपी शिवम कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ डीआईयू टीम तथा लोकल सूर्यगढ़ा पुलिस के संयुक्त छापेमारी के दरमियान 2 ट्रैक्टर, हथियार बनाने वाले सामग्री बरामद किए गए। इसके अलावा कल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार संबंध में लखीसराय के एसपी ने खास बातचीत में बताया कि गिरफ्तार घरों से 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस, अर्धनिर्मित 40 mm पिस्तौल तथा आदर्श स्लाइडर 20 और कई सामग्री जिसमें बॉडी प्लेट, रेती, सरसी हथौड़ी, कटर, वर्मा टेलीपीठ, गुना काटने वाला कटर, ड्रिल मशीन तथा लेट मशीन एवं मिलिंग मशीन के जनरेटर साथ कई सामग्री बरामद किए गए। इसके अलावा मौके से 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। नवी मुंबई में कल रात से सीएनजी पंप पूरी तरह बंद हैं। अभी भी सीएनजी की सप्लाई बहाल न होने के कारण पंप शुरू नहीं हो पाए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पाइपलाइन में खराबी आने से सीएनजी का प्रवाह पूरी तरह रुक गया है। इस वजह से नवी मुंबई के अधिकांश पंपों को गैस सप्लाई प्राप्त नहीं हो पा रही है। सीएनजी से चलने वाले वाहन चालकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल रात से कई जगहों पर वाहन चालकों ने सीएनजी भरवाने के लिए लंबी कतारें लगाई हुई हैं। रिक्शा, टैक्सी, बस और निजी वाहन मालिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और प्रशासन से जल्द सप्लाई बहाल करने की मांग की जा रही है। दिल्ली में नवंबर महीने में ठंड के पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 16 नवंबर को दिल्ली की सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड की गई। पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ठंड के टॉर्चर के बीच AQI भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड अब प्रचंड हो चली है। ये पिछले 3 साल में नवंबर की किसी तारीख को सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड है। नवंबर 2022 में पारा 7.3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था। मौसम विभाग ने 17 नवंबर को अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। ठंड के टॉर्चर के बीच हवा की गुणवत्ता भी दिल्ली की सांस में दम किए हुए है। दिल्ली में AQI 377 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के ऐप समीर के मुताबिक दिल्ली के 39 मॉनिटरिंग स्टेशन में से 11 जगह AQI का स्तर 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। हिंदी सिनेमा में यूं तो कई ऐसी फिल्में आई हैं और गई हैं जिन्हें जनता ने खूब प्यार दिया, मगर साल 1975 में आई फिल्म शोले हर किसी के दिल में इस तरह बसी हुई है जिसे कोई निकाल नहीं सकता।
इस फिल्म का जादू थिएटर्स में कैसा था, उसे आज की जनरेशन तब देख नहीं पाई थी, मगर अब वो इस फिल्म को जल्द ही बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में देख पाएंगे। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने अनाउंस किया है कि उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म शोले द फाइनल कट 4K वर्जन में रिलीज होने वाली है, जो इसका ओरिजिनल अनकट वर्जन भी होगी। यानी फिल्म में हमें वो सभी डिलीटेड सीन्स दिखाई देंगे जो 1975 में आई शोले से हटा दिए गए थे। फिल्म के आइकॉनिक गाने, डायलॉग, सीन्स और किरदार आज भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते ही हैं। शोले को रिलीज हुए 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी फिल्म पॉप कल्चर में काफ़ी पॉपुलर है। शोले उन फिल्मों में से एक है जिसकी लेगेसी को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मेकर्स ने इसका पोस्टर भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर शेयर किया, जिसमें हमें ठाकुर और गब्बर सिंह की झलक दिखती है। फिल्म की रिलीज डेट 20 नवंबर बताई जा रही है। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।